अस्सलामुअलैकुम। पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं साइमा खान। नाज़रीन, आज के स्पेशल शो में हम अपने शोहदा, अपने गाजियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। 1965 में या 1945 में जब पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद से जितने भी शोहदा हैं, हमारा ईमान है कि वो जिंदा हैं, क्योंकि शहीद कभी मरता नहीं है और हम पर लाजिम है कि हम उनकी कुर्बानियों को याद रखें। जिस जंग के हवाले से हम खुसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं वो है जंग सितंबर, यानी कि 6 सितंबर की जंग। नाज़रीन, हमारे जवान जिनका ताल्लुक चाहे पाक फ़ौज के बहरी बेड़े से हो, फ़िज़ाई से हो, बरी से हो, या हम आम शहरी ही की बात क्यों ना करें, हर एक मादिर वतन की दिफा के लिए मोहब्बत रखता है दिल में अपने। और एक तरफ हमारे जवान सरहदों पर मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं और दूसरी जानिब मुल्क के अंदरूनी मसाइल में आने वाले चैलेंजेस का भी सामना कर रहे हैं। आज क्योंकि बात कर रहे हैं हम 6 सितंबर 1965 के हवाले से, तो इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है मेजर रिटायर्ड शेख मोहम्मद नदीम साहब ने। सर, आपको स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू। आज बात हो रही है 6 सितंबर 1965 की जंग के हवाले से। आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? देखिए, 65 के जहाँ तक ताल्लुक़ है, पाकिस्तान में लाहौर के ऊपर इंडिया ने रात की तारीकी में हमला किया और मैंने कोर हेडक्वार्टर लाहौर में सर्व किया हुआ है जनरल मुइनुद्दीन हैदर के साथ। ही वॉज द कोर कमांडर। तो अगर वहाँ से आप पत्थर भी फेंकें ना BRB कैनाल से, तो वो लाहौर के शहर में आके गिरता है। इतना शॉर्ट डिस्टेंस है। आप देखें कि लाखों की फ़ौज थी, ठीक है, और वो अटैक उन्होंने BRB के ऊपर किया, लाहौर की बॉर्डर पे किया, जो बाटापुर का एरिया है, इसके ऊपर अटैक किया 2:30 बजे। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फोर्सेस ने उस अटैक को रिपल्स किया और BRB क्रॉस नहीं करने दी उन्हें। अल्हम्दुलिल्लाह हैड दे बीन क्रॉस द BRB दे वुड हैव बीन सिटिंग इन द जिम खाना, जैसे उनका जनरल का था कि देन वी विल हैव चिट चैट एट द जिम खाना इन द मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फ़ौज ने उसको 1 इंच भी आगे नहीं दिया है। जब यहाँ से इनकी बात नहीं बनी तो इन्होंने सियालकोट बॉर्डर के ऊपर 400 टैंकों के साथ 4 आर्मर्ड डिवीज़न, जिसमें फर्स्ट आर्मर्ड डिवीज़न उनके सामने थी, उसके साथ उन्होंने चविंडा के मार्च पे अटैक किया 400 टैंकों के साथ और 1 लाख ट्रुप्स उसके साथ थे फॉलोइंग जोन के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह ये अटैक भी वहाँ 25 कैवलरी की यूनिट लगी हुई थी, 1 यूनिट थी। आप सोचिए, आर्मर्ड डिवीज़न में आप यू कैन नॉट मेक आउट 400 टैंक और उसके सामने सिर्फ 25 टैंक। सही। उन्होंने उसको रोका और वो अटैक रिपल्स किया, ठीक है। और सियालकोट शहर का ख्वाब भी जो है वो इंडियन आर्मी देखती रह गई और कभी उस तरफ रुख नहीं किया, ठीक है। और ये एक बाजरा नाम का एक गांव है, उसके पास ही इनको रोक दिया और हॉल्ट किया इनका ऑफेंसिव। हालांकि जो आर्मर का अटैक होता है उसमें एक इम्पीटस होता है, शॉक वेव होती है, और 400 टैंक जहाँ आ रहे हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन हमारी आवाम को ये बताना चाहिए कि ये कोई आसान काम नहीं था जो ये पाकिस्तान आर्मी ने जो किया। इसी तरह आपकी तमाम सर्विसेज ने किया। नेवी ने जो द्वारका में इनका राजस्थान की जो स्टेट है उसमें द्वारका का बहरी अड्डा था जिस पर सबसे बड़ा रडार लगा हुआ था जो पूरे उनके सी का मॉनिटर कर रहा था। हमारे बहरिया ने उस द्वारका को तबाह किया, डिस्ट्रॉय किया। हमारी जो गाजी सबमरीन थी उसने इंडिया के जहाज़ को डुबोया। सही। एयरफोर्स का आपको पता ही होगा, MM आलम साहब ने 1 मिनट के अंदर 4 अपने सीबर से 4 हंटर इंडिया के जो है वो गिराया। वो हंटर पे बड़ा नाश करते थे। वो सेकंड्स बड़े कीमती हैं जो हम कभी फरामोश नहीं और रफ़ीकी साहब ने जो है स्क्वाड्रन लीडर रफ़ीकी ने, उन्होंने भी जो है जाम शहादत नोश किया। बिल्कुल। लेकिन इंडियन एयरफोर्स को बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दिया। जिसे कहते हैं कि एयर सुपीरियरिटी गेन करना चाह रहे थे वो हमारे एरिया के अंदर, वो कभी नहीं गेन कर सके। तो ये एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, आप देखें कि इतना बड़ी फ़ौज है उनकी इंडियंस की। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त एक नौज़ायदा रियासत थी 1965 में, और पाकिस्तान आर्मी ने अल्हम्दुलिल्लाह इस अटैक को रोका। दूसरा, पाकिस्तान ने यहाँ से एक अटैक लॉन्च किया जो राजस्थान की साइड से, क्योंकि इनकी फोर्सेज इस तरफ से आ रहे हैं, जिसको आप ये सिंध का इंटीरियर कह लें। आप आगे राजस्थान की बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान ने इनका अटैक ना सिर्फ रिपल्स किया बल्कि मुना भाओ का एक एरिया इलाका है जिसको इन्होंने कैप्चर किया, और उसके आगे खेमकरण का एक इलाका है, और ये रेलवे की यहाँ से उनकी मेन लाइन गुजरती है, उसको हमने उसको कब्ज़ा किया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद इंडिया की जैसे कहते हैं कि कमर टूट गई और वो ख्वाब
Lal Bahadur Shastri, who was the Prime Minister at that time, he ran straight away to the United Nations कि जी सीज फायर कराएं। सही। और ताशकंद में ही वो उसकी डेथ हो गई लाल बहादुर शास्त्री साहब की। मैं आपको ये नॉलेज बताता हूँ। 6 सितंबर को उन्होंने स्टार्ट की और 21 सितंबर के उन्होंने जाके यूएन के अंदर दरवाज़ा खटखटाया कि सीज फायर कराएं जी, सीज फायर कराएं। सही, ठीक है, ये रिकॉर्ड के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान ने ये जंग विन की, इसलिए ये मजाक नहीं है जो हम ये सेलिब्रेट। अच्छा मेजर साहब, काफ़ी दो आरा देखने में आती है, पाकिस्तानी आवाम भी काफ़ी कंफ्यूज नज़र आती है। ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की जानिब से पहले पेशरफ्त की गई थी जंग के लिए, इसको थोड़ा सा करेक्ट करें क्योंकि पाकिस्तानी आवाम भी इसके लिए काफ़ी डबल माइंड रहती है कि पेशरफ्त पहले कहाँ से हुई थी। देखिए पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है, आपने हमेशा देखा होगा, एक जिम्मेदार रियासत है। चाहे अफगानिस्तान का इलाका ले लें बॉर्डर पे, पाकिस्तान की चारों तरफ बॉर्डर को आप देख लें, यू विल नॉट फाइंड कि हम इतने कोई एडवेंचरस हैं और बगैर किसी वजह के हम किसी भी मुल्क के ऊपर जो है वो इन्फिल्ट्रेट करें या कोई उनके ऊपर असॉल्ट की ऐसी पोजीशन ही लें, हम खाली पोस्टर ही लें। हमने कभी भी इंडिया के साथ नहीं किया। इंडिया एक बड़ी पावर थी, ठीक है, पाकिस्तान के हिस्से में तो बहुत थोड़े से रिसोर्सेज आए थे, उस वक्त बिल्कुल नौज़ायदा रियासत थी, ठीक है। तो पाकिस्तान ने ना तो कोई ऐसी चीज़ की, इसलिए आप देखें कि ये जो जंग हुई है ये बिल्कुल बॉर्डर टू बॉर्डर हुई है, ठीक है, और बॉर्डर के ऊपर ही इनको रोक दिया गया है। आप अगर चवंडा की देखें तो वर्ल्ड वॉर के मालूम करना चाह रही थी, चवंडा की जंग हो गई, महाज जो था ऑपरेशन, इसके अलावा सोमनाथ था, उसके बारे में भी थोड़ा सा आप बताइए। देखिए ये जो चवंडा की जंग हुई ना, ये वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया की सबसे बड़ी टैंकों की जंग कहलाती है। सही, ठीक है, या वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर हुई है या ये चवंडा के महाज पे हुई है। वर्ल्ड वॉर में तो पूरी दुनिया लड़ रही थी, यहाँ हमने अल्हम्दुलिल्लाह तो इंडिया के वहाँ टैंकों का कब्रिस्तान बना हुआ है, ठीक है। अगर बाजरागढ़ में आप जाएंगी, आप देखें वहाँ चवंडा के पास शालकोट के मज़ाफ़ात में, तो यू विल फाइंड, और वहाँ लोगों से आप सुने तो 400 खाली कारें भी आ जाए ना किधर, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं डबल केबिन भी आ जाएं और उसमें फोर्सेस बड़ी। 400 टैंक्स के साथ अटैक किया है, ये कोई छोटा अटैक नहीं था। बड़े बड़े दुनिया के जो अटैक है उनमें से वन ऑफ द मेजर ऑफेंसिव। तो ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान जो है वो ना तो इतनी मोबिलाइजेशन पाकिस्तान की तरफ से थी। देखिए इतना बड़ा जब अटैक आता है इसके लिए कई महीने पहले प्लानिंग होती है और मोबिलाइजेशन होती है कि इतनी टैंक्स, इतने ट्रुप्स, 1 लाख ट्रुप्स थे उसके साथ, उनको बॉर्डर पर पहुंचाया जाता है। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ने काफी डबल आ रहा है, देखने में आता है। पाकिस्तानी अवाम भी काफ़ी कंफ्यूज नज़र आती है इस चीज़ को लेकर। देखिए पाकिस्तानी अवाम इसलिए कंफ्यूज नज़र आती है कि पाकिस्तानी अवाम को इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि उनकी जो आर्मी है, उनकी जो सर्विसेज हैं, उनको वो अंडरमाइन करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं। सही। आई माई सेल्फ इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। मैं इन्फेंट्रियन हूँ, फाइटिंग आर्म्स से हूँ, आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट मेरी यूनिट है। इवन कारगिल की जंग में मैंने कारगिल की जंग में पार्टिसिपेट किया अल्हम्दुलिल्लाह, शलवार कमीज में और पिशावी चप्पलों के अंदर, हम उस बर्फ़ के अंदर हम उसमें रहे। और वहाँ से जब मैं 1 साल करने के बाद वापस आया तो 6 महीने में पिंडी CMH में एडमिट भी रहा। अच्छा जी, ठीक है। इसलिए लोगों को एहसास नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी फोर्सेस का असल में लोग अंडरमाइन करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं। उनको समझते हैं कि अच्छा जी, क्योंकि उनसे इतना इंटरेक्शन नहीं होता। सही। अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफिकेशन वाइज, ट्रेनिंग वाइज दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट आर्मी। आप देखिए कौन सी चीज़ है जो हमारे पास नहीं बन रही। पाकिस्तान में वैसे सुई नहीं बनती, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त टैंक्स बन रहे हैं। बिल्कुल, मेन बैटल टैंक है, अल जर्रार टैंक है, रिएक्टिव आर्मर टैंक है, एयरक्राफ्ट हैं, आपको JF-17 थंडर है, आपके पास सबमरीन्स बन रही हैं, आपके पास मिसाइल बोट्स बन रही हैं। बाकी दुनिया की छठी एटमी ताकत, न्यूक्लियर पावर आपको पाकिस्तान आर्मी ने ही बना के दी है। बिल्कुल, इस वक्त दुनिया में 6ठे नंबर पर खड़े हैं और इस वक्त कोई आपसे तमीज से बगैर तमीज के बात नहीं कर सकता। ठीक है। अमेरिका ऑपरेशन राह रास्त हो, ऑपरेशन राह निजात हो या ऑपरेशन ज़रबे अज़्म, हमारी आर्मी हमेशा हमारे जवान आगे रहे हैं। इस पे भी थोड़ा सा आप बात करें। देखिए हमारा पहली बात तो ये कि हमें एक चीज़ का यकीन है कि ये एक इस्लामी मुमलिकत है। जब इस्लामी मुमलिकत के ऊपर अटैक आता है तो जहाद फ़र्ज हो जाता है। ये दुनिया एक टेम्पररी जगह है, हम इसे स्पेस शूट के अंदर जो है इस प्लैनेट के ऊपर भेजे गए। ये हमारा एक मिशन है यहाँ पे कि हमने इसको कैरी फॉरवर्ड करना। जब हमें ये यकीन होता है, ठीक है, कि आपको कि ये जो है शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, ना माल गनीमत ना किश और कुशाई। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कारगिल में ये जज्बा देखा है। मैं सियाचिन पे भी रहा, बॉर्डर्स के ऊपर रहा। आई हैव सीन द पीपल, जितने भी ऑफिसर्स आते हैं वहाँ पे, चाहे वो 2 साल सर्विस हो, 3 साल सर्विस हो,
उनका बड़ा एक माइंडसेट चेंज होता है, और जब वहाँ आते हैं तो वो टोटली उनको पता होता है, ये एहसास जिम्मेदारी होता है कि ये जो बॉर्डर लाइन है इसकी दिफा बहुत जिम्मेदारी की बात है, क्योंकि पीछे पूरे मैंने बताया ना कि लाहौर की बॉर्डर से तो शहर इतना है कि वहाँ से पत्थर फेंके तो पहुँच जाता, लेकिन आज तक इंडिया की हिम्मत नहीं हुई कि लाहौर बॉर्डर को क्रॉस करे वहाँ से। सही। और अब किसी भी सुपर पावर की भी हिम्मत नहीं है, जो आपको डू मोर कहते थे, आज उनको कह दिए नो मोर एंड एब्सोल्युटली नॉट। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ मौजूद थे मेजर रिटायर्ड शेख मोहम्मद नदीम साहब, और बता रहे थे कि खुद भी कारगिल की जंग में मौजूद रहे हैं, और इन तमाम जंगों में ना सिर्फ हमारे ब्रिगेडियर, जनरल्स, कर्नल्स, बल्कि तमाम तर ऑफिसर्स और हमारे जवानों ने जामे शहादत नोश किया है। जब ही हम उसी वजह से हम आराम से आज़ाद फ़िज़ाओं में अपने मुल्क में सांस ले रहे हैं। तो हम सलाम पेश करते हैं उन तमाम तर शहदा को, अपने जवानों को, और उम्मीद करते हैं कि तमाम तर पाकिस्तान हमेशा इसी तरीके से अपनी फ़ौज को खिराज तहसीन पेश करता रहेगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।